हेलो मित्रों, कम्युनिकेशन मित्र पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने मगध का उत्कर्ष देखा था और मगध के उत्कर्ष में हम लोग ने मौर्य साम्राज्य तक देख लिया था। अब मौर्योत्तर काल की बारी है। मौर्योत्तर काल में हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य से लेके संगम काल तक, संगम युग तक हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मित्रों हम लोग जानते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। अब देखते हैं पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, वो ब्राह्मण जाति का था मित्रों। ठीक, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की और विदिशा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। पतंजलि इनके राजपुरोहित थे शुंग के, और पतंजलि ने ही पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी मित्रों। और हम लोग देखते हैं भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था और पुष्यमित्र के समय ही सांची के स्तूप का आकार दोगुना कराया गया था। शुंग काल के अन्य महत्वपूर्ण स्तूप भरहुत, बेसनगर तथा बोध गया। ये सब पॉइंट हम लोग मित्रों देख रहे हैं लुसेंट के जीके से। केवल लुसेंट के जीके से पॉइंट ही नहीं देख रहे हैं हम लोग, उसकी बृहद व्याख्या भी देख रहे हैं, और जो पॉइंट नहीं भी दिया गया, जो छूट गया है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं मित्रों। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। अब शुंग काल में संस्कृत भाषा में ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ था। इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई थी। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ और जिसे शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में हरा दिया और उसकी हत्या कर दी और सतवाहन वंश की स्थापना की। सतवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के किनारे था और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है ना, उसको स्थापित किया, अपनी राजधानी बनाई। सतवाहन वंश के प्रमुख शासक थे शिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी तथा याज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी शासकों ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सतवाहन शासकों के समय एक प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुड़ाढ्य थे। साहित्यकार तो क्या ही, हाल तो 17वें शासक थे। हाल तो सतवाहन राजवंश के 17वें शासक थे और गुड़ाढ्य हाल के दरबार में थे। चलिए आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण बात इसमें है। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुड़ाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की। तो पूछा जाएगा, प्रश्न बन सकता है कि गाथा सप्तशती की रचना किसने की? तो हाल ने की। और गुड़ाढ्य ने किसकी रचना की? तो बृहत कथा की रचना की। सतवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन क्या है? तो तांबा, जिंक, सीसा तथा टीन की मिश्र धातु है, और उन्होंने कांसे की मुद्राओं का भी प्रचलन किया। सतवाहन के समय में अधिकतर व्यापार तो शीशे के सिक्के से होते थे और सतवाहन अपना सिक्का ढालने के लिए जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। कहाँ से मंगाया जाता था? रोम से मंगाया जाता था। सतवाहनों के समय सर्वाधिक सिक्के शीशे के ही बने होते थे, क्योंकि इसी में वे व्यापार करते थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ भी सतवाहन शासकों ने ही प्रारंभ किया था। मतलब वो ब्राह्मणों को भूमि दान में देते थे। ऐसा नानाघाट अभिलेख में मिलता है, पता चलता है ना। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सतवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। इसमें अश्वमेध
यज्ञ के माने कराने में के लिए एक गांव दान दे दिया गया था, ऐसा मिलता है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी, मतलब ब्राह्मी लिपि में लोग लिखते थे और भाषा का इस्तेमाल प्राकृत था। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन पर तो पुत्र ही स्थापित होता था, यानी बैठता था, उसका उत्तराधिकारी तो पुत्र ही होता था। आइए आगे देखते हैं। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौल्मिक को सौंपा था। गौल्मिक क्या था? तो गौल्मिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता में मेलोरा की गुफाएं और अमरावती कला का विकास इन्होंने ही करवाया था। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी थे। सातवाहन, नोट कर लीजिए, ये सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। इसके बाद बारी आती है चेदी राजवंश की। चेदी राजवंश अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख, जो भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलता है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण कराया था। आइए आगे देखते हैं। भारत में अब विदेशियों का आक्रमण शुरू होता है और भारत में यवन राज्य देखते हैं कौन कौन से हुए। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी मुख्यतः ये लोग मध्य एशिया से आए थे, है ना। ये लोग मध्य एशिया से आए थे भारत पे, यवन लोग, ईरान वगैरह के ज़्यादा थे लोग। तो आइए देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमिट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटीआल्किडस और हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई। इससे ही हिंद यूनानी, बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी शाकल, जो अब सियालकोट कहलाती है ना, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और आइए आगे देखते हैं हम लोग कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत से प्रश्न नागार्जुन से किए थे। तो देखते हैं। मिनांडर के प्रश्न एवं नागार्जुन के द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। तो मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म से संबंधित अनेकों प्रश्न किए थे और उसका उचित उत्तर
नागसेन ने दिया था और इस प्रश्न उत्तर को एक पुस्तक के रूप में संग्रहित कर दिया गया। उसी का नाम मिलिंद पन्हो है। तो मिलिंद पन्हो में क्या है, तो मीनांदर और नागसेन का प्रश्न उत्तर है, यानी मीनांदर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर। नागसेन को नागार्जुन भी कहा जाता है। अच्छा, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के भी जारी किए। तो सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो हिंद यूनानियों ने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। और इनके सिक्के से ही हमें पता चलता है कि कौन से राजा, मतलब यहाँ से हमको पता चलने लगा था कि कौन से राजा ने कौन सा सिक्का जारी किया था। आगे देखते हैं। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हिंद यूनानी शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका अच्छा उदाहरण है। नोट कर लीजिए, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था इसलिए यह यवनिका भी कहलाया। पर्दा यवनिका इसलिए कहलाया क्योंकि यवनों द्वारा आया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शक, यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मुआ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे, ईरान से आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और मित्रों, ये विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई कि उसके बाद जो भी पराक्रम का कार्य करता था राजा, जो भी महान पराक्रम दिखाता था राजा, उसे विक्रमादित्य की उपाधि दे दी जाती थी। और इस चलते इतिहास में 14 विक्रमादित्य हो गए। आइए उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि हो गई और इनकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। जो कार्य करता था, महान कार्य पराक्रम का कार्य करता था, वो विक्रमादित्य की उपाधि ले लेता था। तो इस तरीके से गुप्त सम्राट जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो सबसे ज़्यादा विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए गए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, मौर्य द्वारा निर्मित जो झील थी, उसका जीर्णोद्धार किया। मतलब ये अर्धशुष्क झील जो सुदर्शन झील है, ये मौर्य द्वारा बनाया गया था काठियावाड़ में, लेकिन इसका पुनरुद्धार किसने किया था? तो रुद्रदमन प्रथम ने किया था। आइए आगे देखते हैं। रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। इसने संस्कृत भाषा पर जोर दिया। भारत में शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। भारत में शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। अब पर्शियाई या पल्लव,
पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे अधिक पार्थियाई राजा गोडोफर्निस था। इसी के शासन काल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया। पल्लव लोगों का मूल शासन ईरान में था, यानी पार्थियाई लोगों का मूल शासन ईरान में था। अब उसके बाद आता है कुषाण वंश। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बंट गया था। इन्हीं में एक कुल था कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी माने गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नोट कर लीजिए, चीनी जनरल पेन चुआ ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इसकी शुद्धता जो है गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं की शुद्धता से भी ज्यादा उत्कृष्ट थी। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। अच्छा चलिए, कुषाणों ने उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क का राज्य वैद्य आयुर्वेद का विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क का राज्य कवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित्र की रचना की थी। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत्र और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। आइए आगे देखते हैं। नोट, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। आगे देखते हैं। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों का सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। नोट कर लीजिए, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। यानी कि चीन में ही रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार हुआ, वहीं से रेशम प्रारंभ हुआ बनना। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की बड़ी खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। अब आते हैं संगम युग में। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे और प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष, मतलब उस परिषद के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही वह इसकी रचना का प्रकाशन कर पाता था, यानी कि उसकी रचना का प्रकाशन संभव था। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत नायनार है ना तिरुनाबुक्करसु
अप्पा ने किया था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संगम कालित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया। पहला पत्तुपातु, इत्थुथुकै तथा पादिनेनेन किलिकन्नकु। तिरुवल्लुवर कृत कुड़ाल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय में त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित हैं। आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान दे लेते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से, कब कब कौन सा क्या क्या हुआ। तो प्रथम संगम कब हुआ, तो कहाँ हुआ? प्रथम संगम स्थान है मदुरा, समुद्र में विलीन हो गया है। इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य, और ये इसमें जब संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ जो थे अकट्टियम, परिपदाल, मधुनार, है ना, मुदु कुर्कु तथा काली अविरो, अब इसमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम में, एलेवाई, समुद्र में विलीन हो गया ये भी। इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य। इसका जो ग्रंथ था वो तोल्काप्पियम था। ये तमिल व्याकरण भी है इसको, इसके रचनाकार तोल्काप्पियर थे। तीसरा संगम देखते हैं। तीसरा संगम मदुरा में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे निकिरर, और महत्वपूर्ण ग्रंथ था निरेदुनथेके, कुरुनथोकै, नत्रिनई, एनकुरु, भुरु, परिपादल, कुथु, वरी, पेरिसय तथा सित्रिसय आदि। इलांकृत शिल्पाधिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, इसकी पत्नी कृष्णगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतल सत्तानार ने मणिमेकले की रचना की। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकले, है ना, कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंगनाथ 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुत्तक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है तिरुत्तक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, घेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में थेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थापित था। संगम विभिन्न राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण कराया है। पेरुनानुपादे में
करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदीवजीरल लगभग 130 ईस्वी, निंदुजीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेन गुटवन 180 ईस्वी। सेन गुटवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में डेजुलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमात्यान या अमात्यार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी, जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी और व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी, मतलब झूठी गवाही दे ही नहीं सकते थे, और दे दिया किसी कारण से पकड़े जाने पर जुबान काट ली जाती थी। भूमि का नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगिणी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नागड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की भी प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो उस समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस का भक्षण करते थे तथा सूरा भी पीते थे, यानी कि दारू वगैरह पीते थे, शराब वगैरह। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग वेनिगर कहा गया। संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग देख लीजिए। पुलेयन दस्तकारों का एक वर्ग था, जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करता था। एनियर शिकारियों की एक जाति थी। मलवर लूटपाट करने वाली जाति थी। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोलकाप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, दैव्य, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। परिणय विवाह की मान्यता दी गई थी। इसमें पंचतीर्णय कहा गया है। इसे एक पक्षीय प्रणय को कैविकर्णय व अनुचित प्रणय को पेरुंदिहृणय कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों एवं गायकों के दल घूम घूम कर लोगों को मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाणन या विडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मच्चेलियर तथा ओवेयर जैसे कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिसे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुरक्षित होती थीं।
संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथियों का आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इसका सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ इन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरिगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेलीर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं मुख्यतः खेती का कार्य करती थी और इन्हें कैडिसीवर कहा गया है। संगम काल के में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोरकई, सालियूर एवं चेर राज्यों में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पादुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिक्मेडू चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह में से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 से ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिक्मेडू को पेडोक कहा गया है। नोट कर लीजिए। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तदात में स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता था कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। कुरुवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। इस वीडियो में हमने इतना ही देखा और अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मित्रों गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लुसेंट बुक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।